Namaskar and I welcome you to Study Hub. In this video, we will discuss the MCQs related to fundamental duties and directive principles of the state policy. ये हमारी लास्ट वीडियो है MCQs की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला MCQ। तो आज का पहला MCQs है When fundamental duties were added in the Constitution of India। जो fundamental duties हैं वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुई थी? तो जैसे कि आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है 1976 में, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी वो कब ऐड होती है? 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होती है 2002 में, 2002 में बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, ठीक है। एट प्रेजेंट हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एट प्रेजेंट कितनी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 10 जो है वो ओरिजिनली ऐड हुई थी, और उसके बाद एक जो है वो अलग से ऐड होती है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो टोटल कितनी हो गई? 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई हमारे पास। तो 11 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारे पास अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। When and which committee suggested the justiciable and non-justiciable types of rights? कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किए थे जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल? ये जो है दो तरह के राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल के दो तरह के राइट्स होते हैं, जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल, जिनके लिए आप कोर्ट जा सकते हो और जिनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो ऐसी कमेटी का नाम बताइए आप। तो उस कमेटी का नाम क्या है? सप्रू कमेटी। Sapru committee is a committee which suggested the justiciable and non-justiciable types of rights. So option A is the correct answer. What are the ideals that a state must kept in mind while framing policies called? स्टेट को अपने माइंड में क्या रखना चाहिए पॉलिसीज और लॉज फ्रेम करते टाइम की जो स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट बने, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए हमारे पास है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो स्टेट को क्या ध्यान में रखना चाहिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है अपने माइंड में रखने चाहिए ड्यूरिंग फ्रेमिंग द पॉलिसीज फॉर द स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डीपीएसपी? दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, ठीक है। इन्होंने ट्रू पूछा तो आपको दोनों में से बताना है कौन सी ट्रू है। द कंसेप्ट वॉज मैंशनड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 में मैंशन था। डीपीएसपी और नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, ये तो हमें पता है, नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, ठीक है। और जो कंसेप्ट है मैंशनड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये भी ठीक है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक होती है। तो ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। The instrument of instructions from Government of India Act 1935 were taken as DPSP in the Constitution. The principles are not enforceable by law. तो ये तो enforceable है नहीं है, ठीक है। तो ये जो DPSP है इनका मेंशन हमें कहाँ भी मिलता है? Government of India Act 1935 में। And the next question is which of the following articles consist of equal pay for equal work for men and women? कि मर्द और औरत जो हैं वो दोनों काम करेंगे और उस काम की उनको इक्वल तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन सा बताता है? आर्टिकल 39 डिफाइंस दैट, आर्टिकल 39 डिफाइंस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 51A जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। Which of the following committee advocated the fundamental duties in the Indian Constitution? तो वर्मा कमेटी, सरकारिया कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो राइट आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी एडवोकेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्वर्ण सिंह कमेटीज की रिकमेंडेशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड होती है। Which constitutional amendment act was passed to provide compulsory education to children between 6 and 14 years? 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन जो है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में पास हुई थी? तो करेक्ट आंसर है 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 86 अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स।
व्हेन वाज द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट वाज पास्ड। तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर मतलब आप अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करें, उनको इंसल्ट ना करें। नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल सिंबल हो गया, नेशनल एम्बलम हो गया, इन सब चीज़ों को आप रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें। तो ये कब पास हुआ था? 1971 में। ठीक है, तो ये पास हुआ था 1971 में। विच ऑफ द न्यू डीपीएसपी वॉज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट। इनमें से कौन सी डीपीएसपी जो है वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू पास हुई थी? इनमें से कौन सी डीपीएसपी जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो ऐड हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बिटवीन नेशंस, state need to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities, prohibit the consumption of intoxicated drinks and drugs। तो इन 4 में से कौन सा वो एक्यूरेट ऑप्शन है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारी जो डीपीएसपी जो है वो ऐड होती है? तो ये 3 आंसर जो है ये रॉन्ग है। तो सही आंसर है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। ठीक है, ये ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। दरअसल 42nd अमेंडमेंट में 4 डीपीएसपीज ऐड हुई थी। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट लाइफ। तो ये 4 जो हैं ये ऐड हुए थे 1976 में। ठीक है, 1976 में ऐड हुए थे। विच अमेंडमेंट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, और इसका हमें आर्टिकल भी चूज करना है, कौन सा आर्टिकल है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज अ फंडामेंटल राइट। और ये फंडामेंटल राइट भी किस आर्टिकल में ऐड हुआ है? आर्टिकल 21A में ये फंडामेंटल राइट भी ऐड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स में से आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है? तो आर्टिकल 33, आर्टिकल 42, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 37, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है? तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आर्टिकल 40 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विच आर्टिकल, इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को डिफाइन करता है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में बताता है हमें? ठीक है, आर्टिकल 51 इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 51 इज द राइट ऑप्शन। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन है वो है बी, आर्टिकल 51। व्हाट डज आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट। आर्टिकल 50 जो है वो किस बारे में बात करता है? प्रमोशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इनमें से कौन सा है उसको हम टिक रखेंगे और बाकियों को क्रॉस लगा देंगे। तो ऑप्शन सी इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है बिल्कुल, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल 50 डिफाइंस सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था एमसीक्यूज का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, गॉड ब्लेस यू ऑल।